गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 4। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू करनी है, पर उसके पहले थोड़े कुछ रूल्स रेगुलेशन 4.2 के लिए। ओके, तो पहले वो कंटिन्यू करते हैं, देन आफ्टर एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। बेसिकली 6 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सिंपल, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। वर्ड्स में पूरा डिट्टो कॉपी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ टाइम वेस्ट करने के लिए। आपके पास टेक्स्ट बुक में भी प्रॉपर्टीज दी हुई है, कोई रेफरेंस बुक है तो उसी में भी प्रॉपर्टी दी हुई है। तो कुछ ऐसी जगह नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी ना हो, पर जस्ट वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। 6 प्रॉपर्टीज़ है, उसमें से नंबर 6 एग्जाम्पल में यूज़ होती है ज़्यादा। ओके, पर वो ऑलरेडी हम मैट्रिक्स में सीख चुके हैं कि भाई रो नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 में ऐड करो, एसेट्रा एसेट्रा। तो वो प्रॉपर्टी में अच्छा समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल ये सही समझाएगा, पर वो ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हमको 5 प्रॉपर्टीज सीखनी है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इफ, फॉर डिटर्मिनेंट के लिए, मैट्रिक्स के लिए नहीं है। ओके, इफ ऑल रो ऑफ डिटर्मिनेंट इट कन्वर्ट इनटू ऑल कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, सभी रो को रिस्पेक्टिव कॉलम में कन्वर्ट किया जाए तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ऑल रो लिखता हूं शॉर्ट में, ऑल रो इज कन्वर्ट इनटू कॉलम, तो नो चेंज इन वैल्यू। नंबर 1 क्या था कि भाई सभी रो को रिस्पेक्टिव कॉलम में कन्वर्ट किया जाए तो वैल्यू में कोई चेंजेस होता नहीं है। ओके, जो है वही का वही रहेगा। नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि इफ इंटरचेंज टू रो और कॉलम, अगर आप रो को इंटरचेंज करते हो, इंटरचेंज रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव साइन। क्या आएगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव साइन। मैट्रिक्स में हमने किया था, रो नंबर 3 और 2 को इंटरचेंज करते कोई फर्क पड़ता नहीं था। ओके, बट यहां पे डिटर्मिनेंट में साइन चेंज होगी। ओके, इफ इंटरचेंज रो और कॉलम, देन वैल्यू ऑफ साइन चेंज ऑफ वैल्यू। अगर तुम्हारा आंसर 5 आता हो तो वो -5 हो जाएगा। ओके, वैल्यू की साइन चेंज हो जाएगी। कोई भी, अगर 2 रो को इंटरचेंज करो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर एक दूसरे को इंटरचेंज किया तो साइन आपको आगे क्या लगानी पड़ेगी? माइनस। दिस इज द सेकंड थिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत पड़ेगी उसकी। नंबर 3 क्या बोला है हमारे पास के इफ टू रो ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या बोला है? इफ टू रो ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके, इज सेम, एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम, देन वैल्यू इज 0 फिक्स। नंबर 3, इफ टू रो और कॉलम is same, then वैल्यू इज 0। तो सीधी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। मैंने मना किया था, फिर भी मैंने एक्सप्लेन सब कुछ लिखा। ओके, कि आपको थोड़ा समझ में आए।
ओके कोई भी रो, 2 रो सेम डिट्टो कॉपी होगी या 2 कॉलम सेम डिट्टो कॉपी होगी तो मतलब कि उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसका आंसर क्या लिख सकते हैं 0। नंबर 4 इज दैट ओके अगर आप मतलब कि किसी भी रो या कॉलम को कोई भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ लो कि भाई एनी वन रो या एनी वन कॉलम इज मल्टीप्लाई विथ के, अगर आप के से मल्टीप्लाई करते हो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स, तो उसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी के टाइम्स, मतलब कि के गुना ज्यादा, क्या हो जाएगी के गुना ज्यादा। एज लाइक नंबर 4 ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मतलब किसी रो कोई डिटर्मिनेंट है कि भाई डिटर्मिनेंट डी 1 2 3 4 5 6 एंड 2 3 1 ओके ये है, उसकी मतलब कि आप वैल्यू ढूंढो। जैसे मतलब कि मैं पहले 1 ले लूँ, ये डायमंड शेप वाले है 1 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रो कॉलम हाइड होके 5 6 3 1, फिर 2 को माइनस लेंगे 4 6 2 1, फिर 3 4 5 2 3 ओके, तो 1 5 माइनस 18 माइनस 2 4 माइनस 12 और 12 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा माइनस 13, 4 माइनस 12 तो माइनस 8 और माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 16, 12 माइनस 2 प्लस 3 तो 6, 16 प्लस 6 22, 22 माइनस 13 दैट मीन्स 9, क्या हुआ 9। नाउ ये तो हमारा नॉर्मल डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अगर ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एनी रो या कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी कंपोनेंट से, जैसे मतलब कि रो नंबर 1 को कि भाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब कि 9 की जगह पे क्या आंसर आएगा 18। ओके तो अब तुम्हारा नया डिटर्मिनेंट डी तो 2 4 6 फिर 4 5 6 एंड 2 3 1, तो इसका आंसर आप ढूंढोगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18। आप वैल्यू ढूंढना तो बस ऐसा पे किसी रो या कॉलम को किसी से मल्टीप्लाई करो एनी वन ओके, तो उसकी वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी के टाइम्स। दिस इज द नंबर 4 एंड नंबर 5 ओके अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल ही समझाता हूं, वो आपको थोड़ा इजी रहेगा। नंबर 5 ऐसा बोला है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा दिया हो, ऐसा k प्लस ए फिर मतलब कि k प्लस बी k प्लस सी 2 4 6 3 6 8, अगर कोई भी रो या कॉलम में किसी दो चीजों का सम हो, क्या हो सम दिया हो, तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 5 हम उसको ऐसे दो डिटर्मिनेंट, इसका पहला कंपोनेंट तो के नीचे 2 4 6 तो कॉमन 3 6 8 भी कॉमन प्लस अब सभी का दूसरा ए बी सी 2 4 6 एंड 3 6 8, सभी का पहला कंपोनेंट सभी का दूसरा पहले सभी का पहला और दूसरा, पहली रो में ही पार्टीशन, सेकंड रो एंड थर्ड रो तो कॉपी पेस्ट आई, तो हम ऐसे बाइफर्केशन कर सकते हैं अगर किसी एक में सम के फॉर्म में मतलब कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया हो तो। इसी के साथ बेटा प्रॉपर्टीज 5 खत्म, हमको वापस एक बार रिवाइज करते हैं। नंबर 1 कि अगर भाई सभी रिस्पेक्टिव रो को रिस्पेक्टिव कॉलम में कन्वर्ट किया जाए, तीनों के तीनों रो को, जैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं, पहले रो के हिसाब से कैलकुलेशन किया हो और 50 आंसर आए तो कॉलम के हिसाब में कन्वर्ट करने के बाद भी 50 ही आता है। दूसरा कि अगर तुम कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करना चाह रहे हो, इफ इंटरचेंज रो और कॉलम देन जो वैल्यू होगी उसकी साइन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी मैट्रिक्स में नहीं होती डिटर्मिनेंट में होती है। तीसरा अगर कोई दो रो या कॉलम सेम हो तो सीधा उसका आंसर 0 हो जाता है, उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 अगर कोई भी डिटर्मिनेंट नॉर्मल है, उसकी किसी भी रो को, नॉर्मल का आंसर अगर 9 है, अब किसी भी रो को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर सीधा 2 टाइम्स हो जाएगा 18 हो जाएगा ओके। और नंबर 5 कोई भी दो
कोई भी रो या कॉलम में दो चीजों का सम हो, बाकी किसी में ना हो, सब कंपोनेंट में होगा तो नहीं चलेगा। कोई भी वन रो या कॉलम में हो तो उसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं। सिंगल रो की बात हो तो या सिंगल कॉलम की बात हो तो हर एक के लिए। बोलो इसी के साथ बेटा हमारी प्रॉपर्टीज खत्म, जो हमको सीखना था समझना था। टोटल 6 है, पर मैंने समझा है कि नंबर 6 हम यूज़ कर चुके हैं, और वैसे भी नॉर्मली समझ में नहीं आएगी, वो एग्जाम्पल में ही आएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने 6 सीख ली। पर नंबर 5 तक कुछ ना कुछ नया था हमारे लिए, तो नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया। चलो स्टार्ट करें अब क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? तो 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में ऐसा बोला है कि भाई उसमें प्रॉपर्टीज का यूज करो। क्या करो? प्रॉपर्टीज का यूज करो, एक्सप्लेनेशन ना दो, पर ये 5 प्रॉपर्टीज का यूज करके ओके आप आंसर लाओ। समझ गए? ओके। एक्सप्लेनेशन में से क्या है, सीधा आप कोई भी रो लेके एक्सप्लेन करोगे तो प्रूव दैट डायरेक्ट हो जाता है, तो उन्होंने मना किया है कि एक्सप्लेनेशन नहीं। तो एक्सरसाइज 4.2 तो हमारी मजबूरी हो गई कि हमको प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ यूज नहीं करना है। क्वेश्चन 1 ऐसा है, इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट करना है, दैट मीन्स LHS है। व्हाट अबाउट LHS? तो आपको क्वेश्चन दिया है x प्लस a, देन आफ्टर y प्लस y प्लस b, और देन आफ्टर दिया है z प्लस c। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन मना किया। कब कोई भी रोल एक्सप्लेन करोगे छोटे छोटे डिटर्मिनेंट में तो आंसर सीधा 0 आ ही जाता है, तो मना किया का प्रॉपर्टीज का यूज करो, एक्सप्लेनेशन नॉट अलाउड। तो मुझे लग रहा है सिंपल तरीके से इज इक्वल टू 0 लाना है, तो ये रूल्स नंबर 5 नहीं अप्लाई होता। प्रॉपर्टीज 5 क्या है कि कोई भी रो या कॉलम में, एक ही रो या कॉलम में सम दिया हो तो हम उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, तो बांट सके ऐसा ही है। ओके, तो प्रॉपर्टीज 5 का यूज करो तो हमारा सम इस तरह हो जाएगा कि भाई x y z, ये तो वैसे के वैसे, a b c भी वैसे, इस सभी में पहला कंपोनेंट तो x y z प्लस करके दूसरा डिटर्मिनेंट में पहला तो x y z, फिर a b c, अब इसका दूसरा कंपोनेंट a b c, तो यहाँ पे लिख दो a b c। चलो अब इसमें ऐसा है कि कॉलम नंबर 1 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 3 है, तो प्रॉपर रूल्स नंबर मतलब कि 3। अगर कोई दो रो या कॉलम सेम हो तो आंसर सीधा क्या आता है? 0। तो इसमें 1 और 3 सेम है, इसमें कॉलम नंबर 2 एंड 3 सेम है, दोनों में कुछ ना कुछ तो सेम है ही, तो पहले का आंसर भी 0, दूसरे का आंसर भी 0, तो ऑल ओवर 0, LHS इज इक्वल टू RHS। हमने एक्सप्लेनेशन नहीं किया फिर भी 0 प्रूव दैट कर दिया। बैठ रहा है दिमाग में? तो ये प्रॉपर्टीज का कमाल है। प्रॉपर्टीज करने के बाद इतनी चीजें थोड़ी बहुत इजी हो जाती है। क्या हो जाती है? इजी। बोलो समझ में आ रहा है? ओके, जितना ज़्यादा समझोगे उतना अच्छे से आपको समझने में आ जाएगा। ओके, सम नंबर 2 थोड़ा 1-2 स्टेप का ज़्यादा है, उसके पहले मैं 3 कर देता हूँ क्योंकि 3 छोटा है, छोटी स्पेस में आ जाएगा, फिर ब्लैक बोर्ड रफ करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 2 करवा ही रहा हूँ, पर पहले 3 देख लो। 3 में LHS एक छोटे से न्यूमेरिकल है, 2 7 65, 2 7 65, 3 8 75, 3 8 75 और 5 9 86, 5 9 86 की आंसर तो 0 ही लाना है। किसी को किसी में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है वो कर सकते हो आप, जो मैट्रिक्स में कर रहे थे हम। ओके, जो रो एंकलन मेथड के अंदर हमने यूटिलाइज किया था इनवर्स ढूंढने के लिए, ऐसा भी कर सकते हो, वही हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। ओके, तो वो डिटर्मिनेंट में भी अलाउड है। चलो सबसे पहले 0 लाना है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, या तो 2 रो सेम होनी चाहिए या तो 2 कॉलम सेम होनी चाहिए, तो बात खत्म। तो यहाँ पे लग रहा है आपको कि रो या कॉलम कुछ भी सेम हो, अभी तो नहीं है, कुछ करने से सेम हो ऐसा लग रहा है आपको, तो उसको पहली प्रायोरिटी मतलब दो। देखो कोई आइडिया आपको आ रहा है कि भाई यस ऐसा करने से मतलब सेम होने के चांसेस है, तो भी मतलब कि हम कर सकते हैं। चलो एक स्टार्टअप करता हूं, देखिएगा ये 7 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं, 9 जा 7 63, और इसको ऐड करूं 1 में तो 63 + 2 तो 65,
इसको भी सेम 9 से ही करूँ तो 9 जा 8 72, 72 को 3 में ऐड 72 को 3 ऐड करूँ तो 75, तो सेम सेम आ रहा है। तो मैं मीनिंग ऐसा बोला कि भाई कॉलम नंबर 2 को, किसको, कॉलम नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 9 से, और ऐड किस में करो, 1 में। वही हमारी पुरानी सिस्टम, ये प्रॉपर्टी 6 बोल रही थी। चलो तो पहले 3 तो कोई चेंजेस नहीं, 65 75 86, इसमें भी 2 में भी कोई चेंजेस नहीं, 7 8 9 करो उसको 9 से, 9 जा 7 63 प्लस 2 तो 65, 9 जा 8 72 प्लस 3 तो 75, 9 जा 9 81 प्लस 5 तो 86। नाउ कॉलम नंबर 1 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 3, मेरी पहली और तीसरी कॉलम डिट टू कॉपी है, तो प्रूव दैट इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। सो सिंपल एक्सप्लेनेशन। ओके, बस दिमाग सही से लगाना है और काम सही से करना है, कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं। बताओ आ गया बेटा समझ में? तो पूरी 5 प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेनेशन वाली भी साथ के लिए, तो 6 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। एक्सरसाइज 4.2 के 2 सम भी हमने देखे, अभी और भी 5 तक बोला है। तो नंबर 3 से अब जस्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मतलब कि नंबर 3 से फिर कंटिन्यू करते हैं, यही ब्लैक बोर्ड में, ये इस वीडियो में। चलो रब कर देता हूँ बेटा। चलो सम नंबर 3, आंसर तो उसी में भी 0 लाना है, सम नंबर 4 में भी 0 लाना है, 0 वाले ही है, पर हमको समझ में आना पड़ेगा कि किस तरह से 0 आएगा। पहले LHS लिख देते हैं, A माइनस बी, B माइनस सी एंड C माइनस ए, फर्स्ट रो। नंबर 2 जो बाकी था वो LHS A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, सेम थिंग B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, एंड द लास्ट C माइनस ए, C माइनस ए, A माइनस बी एंड B माइनस सी। चलो तीनों में ABC की उल्टी पुल्टी वैसे इधर उधर की बात की हुई है, तो जाहिर सी बात है स्टार्ट करें। एक काम करें, ABC तीनों को एक ही जगह पे इकट्ठा करें, मतलब ऐसा कि भाई कॉलम नंबर 2 को जैसी है वैसी की वैसी 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में डालो, कॉलम नंबर 3 को भी 1 से मल्टीप्लाई करके 1 में डालो, डालना 1 में ये दोनों को, पर कुछ किए भी ना, जैसी है वैसी की वैसी। तो देखो कॉलम नंबर 1 में A माइनस बी था, बाजू में से B माइनस सी आया और C माइनस ए भी आया, फिर B माइनस सी था, C माइनस ए आया और A माइनस बी भी आया, C माइनस ए है तो A माइनस बी भी आया और B माइनस सी भी आया, फिर B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी एंड B माइनस सी। आई होप दैट ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, A हो गया, B गया, C गया, ऐसा सब में चला जाएगा, सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल ही हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो ये तो कंफर्म हो गया, पहली कॉलम तो 0 0 0 हुई, और B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी एंड B माइनस सी। अब किसी भी रो कॉलम के तीनों कंपोनेंट 0 हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आंसर क्या आएगा, 0। ये प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी हम समझ सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमने भी सॉल्व किया हुआ है डिटर्मिनेंट उसके आगे की एक्सरसाइज में 4.1 में, कि हम पहले वही पिकअप करते थे जिसमें ज़्यादा 0 हो, तो 2 0 हो तो हम एक ही का सॉल्यूशन करते थे। अब तीनों के तीनों 0 हो तो किसी का सॉल्यूशन नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो गया, 0 ही हो गया। हमारा अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो उसको एक बार एक्सप्लेन करके देखिएगा, 0 ही आंसर आएगा और कोई ऑप्शन है नहीं। चलो इसी के साथ नंबर 2 खत्म, नंबर 3 तो ऑलरेडी करवा दिया था, नंबर 4 पे चलते हैं। क्या है नंबर 4 और उसका LHS में फर्स्ट रो है 1 1 1,
फिर दिया हुआ है BC CA AB, BC CA A, और फिर तीसरा है A ब्रैकेट में B प्लस C, A ब्रैकेट में B प्लस C, B ब्रैकेट में C प्लस A एंड C ब्रैकेट में A प्लस B। लाना तो इसी में भी 0 ही है। क्लियर? चलो हमको वही ट्राई करना है, कोई भी दो रो या कॉलम सेम आए। पहले तो ये ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो पहले पता चल जाए कि हमारे पास फाइनली क्या है। 1 1 1 BC CA AB, चलो ये को मल्टीप्लाई कर दो तो AB प्लस AC, BC प्लस AB के BA, और AC प्लस BC। ऐसा ब्रैकेट तोड़ने से सभी दो दो कंपोनेंट वाले आ गए। चलो ठीक है। अब 1 1 तो डायरेक्टली आ सके ऐसा नहीं है, पर मैं एक काम करूँ, ये कॉलम नंबर 2 को कुछ भी करे बिना, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके 3 में डाल दूँ, तो ये तो 1 1 1, ये BC CA AB, इसमें सीक्वेंस में लिखूँ। मेरे पास AB था, बाजू में से BC आया और AC मतलब CA था, नीचे भी AB है, BC है और बाजू में से CA आया, उसके नीचे भी पहले AB आया, बाजू में से BC और CA था। એટલે सीक्वेंस अच्छी रहे। ऐसा क्यों किया? तो कॉलम नंबर 3 के सभी कंपोनेंट देखो सेम हो गए। क्या हो गए? कॉलम नंबर 3 के सभी कंपोनेंट सेम हो गए। अब कोई भी चेंज नहीं है, AB BC CA है सभी में। तो कॉलम नंबर 3 को AB प्लस BC प्लस CA से डिवाइड करो, जैसे 5 से डिवाइड करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, ऐसे डिवाइड करो। डिवाइड करो मतलब कॉमन निकालो, AB BC प्लस CA कॉमन निकल गया, तो ये 1 1 1, यहाँ पे BC CA AB ये कॉमन निकल गया, ये भी 1 1 1। तो नाउ क्लियर, बाहर जो भी कॉमन निकला उससे हमें कोई मतलब नहीं। कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 दोनों सेम आ गई, तो जाहिर सी बात है कि AB प्लस BC प्लस CA ये तो 0 हो जाएगा। अब पूरा डिटर्मिनेंट 0, तो किसी के साथ मल्टीप्लाई तो 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS। बोलो पता चल गया? सो सिंपल, इजी तरीके से 1 2 3 4 चारों के चारों में हमें एक ही चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना था, 0 लाना था। और हमने भी एक फॉर्मूला पकड़ के रखी कि भाई 2 रो या 2 कॉलम को सेम बना दो तो हम 0 लिख सकते हैं। उसी मेथड पे हमने चारों के चारों सम पे काम किए, प्रॉपर्टीज सीखी और साथ ही साथ 4 सम भी कंप्लीट किए। सम नंबर 5 भी उसी पैटर्न का है, प्रॉपर्टी यूज़ करके एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। ओके फिर नंबर 6 से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट, पर थोड़ा लेंदी है, शायद इतनी स्पेस में ना भी आए और इतना कंजस्टेड काम में हमें नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए बेटा मोर देन इनफ प्रॉपर्टीज एंड 4 तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। कोई भी चीज़ आपको होमवर्क में नहीं दिया, मतलब कि अपने आप करने के लिए नहीं दी है, तो जितना करवाया है बेटा उतना अच्छे से होमवर्क में सही तरीके से कर दो। ओके और नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसको आगे कंटिन्यू करना है। थैंक यू।